स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आज घटना चक्र जो कि इतिहास का है। तो इसमें हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं और आज का टॉपिक है दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग। ठीक है, तो इसके हम कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे कि नोट्स है, संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिए, कोन, को और मन्नन। संगम या संगम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थीं। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित की गई थी। प्रथम संगम, यहाँ देखिए, यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय दिया है और स्थान है स्थान है मदुरई और अध्यक्षता किया था अगस्त ऋषि ने। फिर दूसरा हुआ कपाटपुरम अलैवाई में और इसका अध्यक्षता अगस्त ऋषि तथा तोल्कापियर ने। और तृतीय संगम हुआ ये मदुरई में, इसका अध्यक्षता किया नक्कीरर। ठीक है, तो देखिए प्रथम और तीसरा जो है मदुरई में ही हुआ था, लेकिन इसका जो अध्यक्षता किए थे ये चेंज है, अगस्त ऋषि किए थे और ये नक्कीरर किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये डाली गई थी विजयालय के समय में। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लव का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर, वर्तमान तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लव एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर, वर्तमान तंजावुर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्ग देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। फिर अब आता है दूसरा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे विजयालय। और फिर तीसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, बृहदीश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट? तो यह हुआ था राजराज प्रथम में। फिर पांचवा क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो यह फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चोलों की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी तंजौर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो यह थे ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह था ग्राम पंचायत के लिए, यानी विलेज असेंबली। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किसके लिए? तो वही सेम है, ग्रामीण सभाएं के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये है चोल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो वही सेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चोल। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो ऑप्शन नंबर ए है, चोल। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर बी है, चोल। क्वेश्चन नंबर 14 है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वे ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर मेरूर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये देखता था ऑप्शन नंबर सी, टोट्टवारियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिए, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है और उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक कांस्य यानी मूर्तियों का निर्माण हुआ और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी शिव की है।
जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में सम्मिलित किया जाता है। यह मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, नटराज। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? तो ऑप्शन नंबर डी है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण? तो ऑप्शन ए है, चोल कला का। और क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, अब बाएं में एक महिला का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। ठीक है, इसको पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए। 1 मिनट में आता हूँ। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे 23 नंबर देख रहे हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, त्वोलुंतुंग प्रथम में। तो ये चोल प्रशासक त्वोलुंतुंग प्रथम के शासनकाल में, जो कि 1077 ईस्वी से 72 सौदागर ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ठीक है, 72। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है चोल। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये थे, चोल में होते थे। लेकिन ये स्टार लगाया, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसमें। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसकी उत्तराधिकारी बनता था। तो ये प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक देखी गई थी। देखिए यहाँ पे चोल था, तो ये ऑप्शन सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, तो यह कौन था? तो यह ऑप्शन बी है, राजेंद्र प्रथम। और क्वेश्चन नंबर 27 है, गंगैकोट चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन सी। इसको पढ़ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, देखते हैं पहले। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था तथा सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया और उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभिगम किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की। गंगैड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और नवी राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगन नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता? तो वही है, राजेंद्र प्रथम है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो यह है राजराज प्रथम ने, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 30 है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजराज प्रथम। और क्वेश्चन नंबर 31 है, चोल प्रजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो यह किया था राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 32 आता है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है कुलोत्तुंग प्रथम। और क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथन और कारण है। तो कथन है ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण टू है, इसका कारण है क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो ये देखिए, ये दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो पहला है एरीपत्ती, जो कि विवरण में दिया है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए। और दूसरा है तुनियर, जो कि निर्धारित कर दिया जाता था, नहीं ये इसी में है, निर्धारित भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग ग्राम जलाशय रखरखाव के लिए तो निर्धारित किया जाता था। और तुनियर में है तनियूर है, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। और दूसरा है घटिका, जो कि प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। तो देखिए, पहला और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। दूसरा क्यों गलत है तो पढ़ लेते हैं इसको। पहला है, यहाँ पर है, एरीपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। पहला सही है। 7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम ग्राम संघ गठित किए जाते थे जिन्हें तनियूर अथवा तकुर्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसमें है, मणिग्राम और नाना देशी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। तो ऑप्शन ए है तगर। क्वेश्चन नंबर 37 है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय। और क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ऑप्शन बी है चालुक्य। और क्वेश्चन नंबर 39 है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए है वातापी। और क्वेश्चन नंबर 40 है, कवि कालिदास के नाम उल्लेख किसमें हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है एहोल के उत्कीर्ण लेख में। क्वेश्चन नंबर 41 है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ था। तो यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, किस शासन ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यमन प्रिय शब्द घोतक था। तो यह था काली मिर्च का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, हल्बी किस भाषा परिवार में संबंध है। तो ऑप्शन ए है आर्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो प्रशासन से, विधि से, व्याकरण काव्य से, उपयुक्त सभी से। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से, तोल्काप्पियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो यह है व्याकरण से। तो यह ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण। फिर है सिलप्पा दीकारम का लेखक था दीकारम। तो ऑप्शन नंबर ए है इलंगो। अब देखिए, यहाँ पे सूची मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो यह तिरुकुल्लर दिया हुआ है। तो ये हो जाता है आपका दर्शन से संबंधित है। और तोल्काप्पियम आपका व्याकरण से, जो कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। और फिर शिल्पा दीकारम, तो अभी ऊपर जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्रेम कथा के लिए है। और फिर यहाँ पे है मणि में कल्लय, तो ये है वाणिक कथा के लिए। तो ये इस प्रकार हो जाएगा 2, 4 और 1, 3। ऑप्शन नंबर डी में लिखिए, यहाँ पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। तो ये संग्रह का नाम क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तिरुमुराय। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन बी है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 51 है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन तो ये ऑप्शन डी है अरिका मेडू।
और क्वेश्चन नंबर 52 है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो ऑप्शन बी है अरिकामेडु। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ज्ञात था, तो ये है अरिकामेडु। क्वेश्चन नंबर 54 है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन बी है अरिकामेडु। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम्फोरा जार होता है एक, तो यह होता है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए है कन्नम। और क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम का युग राजवंश नहीं था, तो ये पल्लव नहीं थे, बाकी चोल और पांड्य थे, ठीक है, ये सही थे, पल्लव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 58 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो ऑप्शन बी है तमिल। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन डी है कुरल। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण रामावतारम का लेखक था, तो ये है कंबन, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध चित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गुप्त काल है, तो गुप्त ये है देवगढ़ से है। और चंदेल, तो चंदेल हो जाएगा आपका खजुराहो। और चालुक्य, तो चालुक्य हो जाएगा बादामी। और पल्लव हो जाएगा पन्नमलई। तो इस प्रकार ऑप्शन ए है 4 3 1 2। देखिए, गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी और पल्लव आपका पन्नमलई। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो ऑप्शन डी है मणिग्रामम। क्वेश्चन नंबर 64 है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन बी है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। और क्वेश्चन नंबर 65 है, चोल साम्राज्य के अंत तक किसने समाप्त किया था, तो यह मलिक काफूर है, मोहम्मद गौरी या बख्तियार, इसे मलिक काफूर का नाम ज्यादा दिया जाता है, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र द्वितीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांडे आदि राजाओं को जीता। फिर भी प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर डी निकट है। क्वेश्चन नंबर डी में आपका आता है मलिक काफूर, देखिए वही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66, संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था, तो ऑप्शन बी है कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था, तो कपास के लिए संगम युग उरैयुर, तो कपास के लिए याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, उदयंजीरल किस वंश से संबंधित था, तो ऑप्शन ए है चेर वंश। क्वेश्चन नंबर 68 है, पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो ऑप्शन डी है वेंगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो ये थे आपके 3 और 4, यानी कि तोंडी और मुसिरी। क्वेश्चन नंबर 70 है, संगम कालीन साहित्य में कोन और को और मन्नन, तो हम लोग पहले ही पढ़ा था इसको, तो ये किसके लिए था, तो ये राजा के लिए था, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 71 है, तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपका दो बार हुआ था, पहला में भी और तीसरा में भी, तो ये है मदुरई। देखिए वहां पढ़ने पे हम लोग को मिला ये चीज। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया, तो इसने यह है अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चालुक्य है, चालुक्य बादामी से है। और पल्लव जो आपके हैं, तो पल्लव हो जाएंगे कांचीपुरम। हर्ष है, तो हर्ष हो जाएंगे कन्नौज। और पांडे मदुरई, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए है 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो ये हो जाएगा आपका 2, और फिर हो जाएगा फिर 4, और फिर हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा 3, यानी कि पहले 2 से 4 और फिर
2 से 4 के बाद 1 और फिर 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसका। तो घटनाओं का सही क्रम, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना 600 से 630 ईस्वी, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना 750 से 770 ईस्वी, और राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 836 से 885, और परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो पल्लव कांचीपुरम सही है, पांड्य मदुरई सही है, चेर पुदुचेरी नहीं है, चोल चोल तंजौर सही है, होयसल नालंदा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, तो ये अब केरल में जो है, जो कि इसके अंतर्गत त्रावणकोर और मालाबार कुछ भाग सम्मिलित है। चेर राज्य की राजधानी वंशी या वांची थी, पुडुचेरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित पल्लव शासक का उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए दिया है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग ऐसे कि महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 थे, नरसिंह वर्मन 630 से 668 से, और परमेश्वर वर्मन प्रथम जो कि लगभग 670 से 700 थे, और नंदी वर्मन 731 से 795। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 2 1 3। देखिए यहाँ पे 4 और फिर 2 और फिर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी चीन यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? हायान वेनसांग। तो ये हो जाएगा मात्वालीन, याद रखिएगा नाम मात्वालीन। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस राजवंश ने उत्तर भारत का शासन नहीं किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चालुक्य राजा कुमारपाल ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, कन्नम राजाओं की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वनवासी। और क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मोटुपल्ली। और क्वेश्चन नंबर 82 है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पांडे। क्वेश्चन नंबर 83 है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चेर। और क्वेश्चन नंबर 84 है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन, ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है, मदुरई, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है? तो मदुरई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सुमेलित करने वाला था मीनाक्षी मंदिर, मदुरई पहले, तो दूसरा हो जाएगा। कहाँ है दूसरा? तो देखिए ऑप्शन बी पहले ही मिल गया। दूसरा वेंकटेश्वर मंदिर, तो तिरुमाल। और ठीक है, तो महाकाल, तो महाकाल आपका हो जाएगा उज्जैन, और बेलूर मठ तो ये हो जाएगा हावड़ा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 87 है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं? तो ये ऑप्शन बी है गोपुरम। और तो चलिए इस प्रकार देखिए, हम लोग को लगता है कि ये समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग के चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का और उत्साह बढ़े और हम लोग इसको वीडियो बनाए। देखिए ये सारे वीडियो आप ही लोग के बनाया जा रहा है, आप ही लोग के लिए। तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।